नमस्ते, सदावत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल को 230 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है और ये जीत भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बढ़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति के बारे में बताता है। रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड और थेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक जॉइंट वेंचर तैयार किया गया है जो कि थेल्स रिलायंस डिफेंस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इन्हें ट्रांसमिट रिसीव मॉडल्स का निर्माण करके सप्लाई करेगी। और खास बात यह कि ये जो मॉड्यूल है वो मॉडर्न फाइटर जेट में एक प्रमुख टेक्नोलॉजी भी है और ये आईएसआर रडार के कामकाज में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा आपूर्ति किए गए टीआर मॉडलों को थेल्स RBE-2 आईएसआर रडार में इंटीग्रेट किया जाएगा और इसका इस्तेमाल राफेल फाइटर जेट करता है, जिससे कि इस फाइटर जेट की क्षमताएं और ज्यादा एडवांस हो जाती है। और राफेल फाइटर जेट फ्रांसीसी वायुसेना का एक प्रमुख हथियार है और भारतीय वायुसेना भी अब इन्हें इस्तेमाल करने लगी है। दोस्तों, इस बात से साफ तौर पर पता चलता है कि भारत अब विश्व स्तरीय फाइटर जेट्स के लिए कई सारे कंपोनेंट्स को तैयार कर रहा है और उन्हें एक्सपोर्ट कर रहा है। इससे भारत की रक्षा कंपनियों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो ताकत है वो दिखती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रोल्स रॉयस और HAL तमिलनाडु में एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार करने वाले हैं। दरअसल रोल्स रॉयस और HAL के बीच एक जॉइंट वेंचर है जिसे कि इंटरनेशनल एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। वे अब एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपेंशन करना चाहते हैं तमिलनाडु में। और आपको मैं बता दूं कि कंपनी राज्य में 4 से 5 नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिटें स्थापित करने के बारे में बात कर रही है। दरअसल होसूर में पहले से ही ये जो जॉइंट वेंचर है इंटरनेशनल एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड का, उनके यहाँ पर फैसिलिटी बनी हुई है और ये वैश्विक एरोस्पेस आपूर्ति श्रृंखला यानी कि सप्लाई चेन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये फैसिलिटी सिविल और डिफेंस एरो इंजन दोनों के लिए जो जटिल कंपोनेंट्स हैं उनका निर्माण करती है और लगभग 200 इंजीनियरों की टीम यहाँ पर काम कर रही है जो कि हाई प्रिसीजन और टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। ये कंपनी पहले से ही बैंगलोर और होसूर में 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को ऑपरेट कर रही हैं, इसीलिए अब इनका विस्तार करना चाहती हैं ताकि यहाँ पर अतिरिक्त यूनिटें लगाई जा सकें और इससे न केवल भारत में एरोस्पेस इंजन का इकोसिस्टम मजबूत होगा बल्कि रोजगार के अवसर भी यहाँ से बढ़ेंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, IIT जम्मू के डीप टेक स्टार्टअप अब एक ब्लैक बर्ड नाम के नए मेल UAV पर काम कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने एक प्रस्ताव भी रखा है और ये UAV भारत की हवाई निगरानी और टोही क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा। ब्लैक बर्ड को एक मेल UAV के रूप में क्लासिफाइड किया गया है जिसे 5 किलोमीटर तक की मीडियम ऊंचाई पर संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है और ये जो एल्टीट्यूड रेंज है वो UAV को निगरानी और टोही से लेकर पर्यावरण की निगरानी से लेकर आपदा प्रबंधन तक के कई सारे मिशन करने में सक्षम बनाती है। 396 यानी कि 396 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति के साथ ब्लैक बर्ड तेजी से बड़ी दूरी कवर कर सकता है जो कि इसे सेंसिटिव ऑपरेशन के लिए एक जबरदस्त UAV बनाता है। इसकी स्पीड और इसके एरोडायनेमिक डिजाइन के साथ मिलकर यह हाई मैन्युअबिलिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को सुनिश्चित करता है और इसका विंग स्पैन करीबन 4.5 मीटर का है जो कि स्टेबिलिटी और कॉम्पैक्टनेस के बीच संतुलन बनाता है और इस तरीके का डिजाइन UAV को चुनौतीपूर्ण मौसम स्थितियों में स्थिर उड़ान बनाए रखने की क्षमता को बढ़ाता है। साथ ही इसे आसानी से ट्रांसपोर्ट और डिप्लॉय किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि इसके पंखों का जो फैलाव है यानी कि विंग स्पैन है वो इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री के सर्चर UAV से छोटा हो सकता है जिसे हम टैक्टिकल UAV के रूप में क्लासिफाइड करते हैं और ये इंडियन एयरफोर्स के साथ ऑलरेडी सर्विस में है। ब्लैकबर्ड की एक खासियत है इसकी 10 घंटे की उड़ान क्षमता। ये विस्तारित उड़ान समय उन मिशनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है जिनमें लंबे समय तक निगरानी और डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत होती है जो कि बार बार ईंधन भरने या फिर बैटरी बदलने की आवश्यकता के बिना निरंतर अपनी ऑपरेशनल प्रेजेंस बना के रखें। हालांकि कंपनी की तरफ से इस पूरे प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि कंपनी अभी रक्षा मंत्रालय से फंड लेने की योजना बना रही है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, न्यू स्पेस यानी कि NRT लगातार अपने अभिमन्यु प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा है और अभिमन्यु एक कम लागत वाला मैन अनमैन टीमिंग प्लेटफॉर्म है जिसे कि ISR काइनेटेड अटैक, डिकॉय और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशंस के लिए तैयार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसे DRDO के घातक या फिर HAL के कैट्स वॉरियर के नीचे लगाया जा सकता है जो कि इनके कॉम्बैक्ट मास को बढ़ा देगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत ने रशिया से कहा है कि वो S-400 की जो बाकी बचे स्क्वाड्रन्स हैं उनकी डिलीवरी तय समय पर करे। हालांकि रशिया की तरफ से कहा गया है कि भारत को चौथा S-400 का स्क्वाड्रन मार्च 2026 में मिलेगा और 5वां स्क्वाड्रन अक्टूबर 2026 तक ही मिल पाएगा। हालांकि इनकी डिलीवरी इस साल पूरी होनी थी
लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है उसकी वजह से ये डिलीवरी नहीं हो पा रही है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत अब अमेरिका के उस प्रपोजल पर विचार कर रहा है जिसमें कि संयुक्त रूप से अमेरिकन जैवलिन 3rd जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत में बनाया जाएगा। आपको बता दें कि कंधे से फायर करने वाली जैवलिन, इसका वजन केवल 22.3 किलोग्राम है, जिसमें कि मिसाइल लॉन्चर और साइट्स का वजन भी इंक्लूड है। और ये डीआरडीओ के मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से ज़्यादा हल्का है, जिसका वजन 29 किलोग्राम का है, वो भी बिना ट्राइपॉड के। और डीआरडीओ के इस मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के कई सारे यूज़र ट्रायल्स होने वाले हैं, जिनमें करीबन 3 सालों का वक्त लग सकता है। ऐसे में जैवलिन का प्रोडक्शन तो किया ही जाएगा, लेकिन भारत की योजना यह है कि वो लॉन्ग टर्म में स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का प्रोडक्शन करेगा। दरअसल भारतीय सेना को आने वाले समय में करीबन 40,000 मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स की जरूरत है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत को जो 3 नई अपग्रेडेड कलवरी क्लास की सबमरीन्स मिलेंगी, उनकी लंबाई 10 मीटर ज़्यादा होगी मौजूदा जो 6 कलवरी क्लास की सबमरीन्स हैं उनसे। और इससे एक बड़ा फ़ायदा भी मिलेगा, जिसमें कि जो हमारे क्रू मेंबर्स है, इसके अलावा हथियार और जो एडवांस ऑन बोर्ड सिस्टम्स हैं, उनके लिए अच्छी खासी जगह होगी। आज बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, डिफेंस पीएसयू भारत डायनेमिक्स लिमिटेड डीआरडीओ के साथ मिलकर अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को तैयार करेगी। डीआरडीओ ने अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को डेवलप किया है और इस मिसाइल की फाइनल टेस्टिंग 6 महीने में पूरी हो जाएगी। इसका प्रोडक्शन भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा दिसंबर में शुरू होने की संभावना है। ये डील 3000 करोड़ रुपए की होगी और इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना के MiG-29, तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2 और AMCM में इस्तेमाल किया जाएगा। इस मिसाइल की 130 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज होने वाली है। ये एक एयर टू एयर मिसाइल होगी, साथ ही इसका एरर मार्जिन बहुत कम है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अब दक्षिण कोरिया अपनी कमर कस चुका है उत्तर कोरिया के खिलाफ, क्योंकि दक्षिण कोरिया को डर लग रहा है कि कहीं उत्तर कोरिया उसके ऊपर ड्रोन से हमला ना कर दे। ऐसे में अब दक्षिण कोरिया वो देश होने वाला है जो कि सबसे पहले दुनिया का पहला लेजर हथियार डिप्लॉय करने की तैयारी कर रहा है। दरअसल उत्तर कोरिया के पास परमाणु और रासायनिक हथियारों के बड़े भंडार हैं, जिसके दम पर वो अपने पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया को धमकाता है। ऐसे में दक्षिण कोरिया का ये लेजर वेपन गेम चेंजर हो सकता है। लेजर हथियार फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल करके बनाई गई जो प्रकाश की किरणें हैं उनसे ड्रोन को खत्म कर सकता है और मात्र 107 रुपये भारतीय करेंसी के हिसाब से बात की जाए तो इतने में ही ये उत्तर कोरिया के ड्रोन को खत्म कर सकता है। दक्षिण कोरिया की तरफ से कहा गया है कि हमारा देश लेजर हथियारों को डिप्लॉय करने और ऑपरेट करने वाला दुनिया का पहला देश बनने वाला है और हम उत्तर कोरिया के ड्रोनों का पूरी तरीके से जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो आपको मैं बता दूं, कई देश लेजर वेपन्स पर काम कर रहे हैं, इसमें भारत भी शामिल है। दक्षिण कोरिया ने यह कदम तब उठाया जब पिछले साल दिसंबर के महीने में करीबन 5 उत्तर कोरियाई ड्रोन दक्षिण कोरिया के क्षेत्र में घुस गए थे। हालांकि इन ड्रोन्स को मार गिराने के लिए दक्षिण कोरिया को अपने फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स तक को इस्तेमाल करना पड़ा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स ने हाल ही में तुर्की का दौरा किया है। ऐसे में दोनों देशों के जो जनरल्स हैं उनके बीच मुलाकात हुई है और इस दौरान जो चर्चा का विषय था वो था तुर्की के F-16 फाइटर जेटों को पाकिस्तान के द्वारा खरीदना। पाकिस्तान की वायुसेना लगभग 75 F-16 फाइटर जेट्स को ऑपरेट कर रही है, लेकिन इनमें से 57 पुराने ब्लॉक 15 MLU मॉडल हैं जो कि रिटायरमेंट के करीब है। पाकिस्तान अब इन फाइटर जेट्स को बदलना चाहता है और अपने बचे हुए F-16 फाइटर जेट्स को मॉडर्न बनाना चाहता है। आपको बता दें कि अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तान को एक बड़ा झटका भी दिया है, जिसमें कि अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स के लिए हथियारों का नया बैच देने से इनकार कर दिया। इसी वजह से पाकिस्तान को अब अन्य ऑप्शंस पर काम करना पड़ रहा है। वहीं तुर्की की बात की जाए तो उसके पास F-16 का एक बड़ी फ्लीट है, जिसमें कि पुराने C/D वेरिएंट भी शामिल है। अमेरिका ने तुर्की को 40 नए F-16V और उनके मौजूदा फ्लीट के लिए मॉडर्नाइजेशन किट देने का ऐलान किया है, जिससे कि तुर्की के पास मौजूद C/D मॉडल पाकिस्तान के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। पाकिस्तान की दिलचस्पी पुराने तुर्की के F-16 को अपने फ्लीट के पूरक के रूप में प्राप्त करने की योजना है। साथ ही तुर्की निर्मित हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के साथ अपनी मौजूदा MLU-15S को भी आधुनिक बनाने की है। यहाँ पर एक बड़ी बात है कि क्या ये सौदा हो पाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अमेरिका के F-16 फाइटर जेट चाहे वो सेकंड हैंड ही क्यों नहीं है, उसे बेचने से पहले अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि डैनिश F-16 फाइटर जेट का जो मामला था, उसमें भी डैनिश के F-16 फाइटर जेट्स के लिए अमेरिका ने ही हामी भरी थी कि आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो, यानी कि परमिशन अमेरिका ही देता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ।
इजराइल और हमास युद्ध को लेकर एक बड़ा अपडेट आया जो कि पिछले 9 महीनों से चल रहा है। ऐसे में दोस्तों हमास के जो टॉप कमांडर है उन्हें इजराइल ने खत्म कर दिया है। इस हमले में करीबन 70 लोगों की मौतें हुई हैं। इजराइल की मीडिया की तरफ से खबरें आई हैं कि हमास के खान यूनिस ब्रिगेड का कमांडर रफा सलामा भी इस हमले में मारा गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से कहा गया है कि उन्हें कुछ घंटे पहले खुफिया जानकारी मिली थी और उसके बाद उन्होंने हमला किया और उनका हमला काफी सटीक था। मरने वालों में ज्यादा हमास के आतंकी थे। हालांकि इजरायली डिफेंस फोर्स को इस बात का अनुमान था कि इस हमले में कई लोग मारे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एयर स्ट्राइक की। लेकिन बाद में पता चला कि मारे गए दर्जनों लोग एक्टिव हमास के आतंकी थे जो कि दीफ और सलामा की सुरक्षा का काम करते थे। वहीं हमास ने इस सारी खबर को झूठ बोला है। उन्होंने कहा कि ये न्यूज़ पूरी बकवास है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है आपको किस सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।